सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अर्थात आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है इस पर चर्चा करने वाले हैं। और इस पर चर्चा करने की हमारे पास इस समय एक निश्चित वजह भी है, तो आगे की स्ट्रीम में हम उस वजह पर भी चर्चा करेंगे। पर आज आर्थिक आधार पर जो आरक्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में प्रदान किया है, इस पर फिर से प्रकाश डालेंगे। इस पर थोड़े और मुद्दे को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे आरक्षण के आधार पर भी हम आज चर्चा करने वाले। ठीक है, तो मामला क्या है? मामला यह है कि दर्शकों देखिए, भारत के संविधान में जो आरक्षण का आधार था वो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया था, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। और उसका भी कारण क्या था कि ऐसे वर्ग जिनके ऊपर समाज में निर्योग्यताएं थीं, बंधन थे, जिन्हें आगे बढ़ने से सामाजिक भेदभाव बुराई के कारण रोका गया था। तो संविधान उन्हें आरक्षण देने के पक्ष में था। संविधान SC ST और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने के पक्ष में था और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में की गई थी। और हम ये देखते हैं कि जब से आरक्षण रूपी व्यवस्था लागू हुई तब से सवर्णों के मन में एक प्रतिशोध की भावना थी। उन्हें ऐसा लगता था कि SC ST OBC वर्ग के लोग सवर्णों के अधिकारों को आरक्षण के माध्यम से खा रहे हैं। प्रत्येक सवर्ण आरक्षण को इसी दृष्टिकोण से देखता है कि कमजोर वर्गों के लोग सवर्णों के वर्ग में अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, और ये सब सीटें उनकी थी, उन्हें ही मिलनी चाहिए थी। क्योंकि वो सवर्ण हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से योग्यतावान हैं, और क्योंकि दूसरे वर्ग के लोग निम्न वर्ण के हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अयोग्य हैं। और आरक्षण के जरिए उन्हें ये सीटें दे दी गई और सवर्णों में इसको लेके काफी विरोध था। मोटे मोटे तौर पर सवर्णों का विरोध आरक्षण को लेकर नहीं है, आरक्षण के आधार को लेकर है। जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, कुछ खास कमजोर जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उससे उनके ज्यादा विरोध हैं। ठीक है, और वो ये शुरू से मानते रहे कि भाई आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, मतलब सारे गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए, गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए। एक सवर्ण इस तरह से सोचता है आरक्षण को लेकर। ठीक, अब ये जो रोष की भावना थी ये बड़ी लंबी थी। हमने देखा कि पिछले लंबे समय तक ये रोष की भावना चलती रही और सवर्णों के अंदर, विशेषकर मध्यम वर्ग के सवर्ण जो हैं, मिडिल क्लास के जो सवर्ण हैं, उनके अंदर ये रोष ज़्यादा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और उन्हें मिलना चाहिए। इस रोष को हमने ये देखा कि बड़ी रोष की भावना रही और लंबे समय तक भारत का न्यायपालिका इसे नकारती रही कि भाई आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं होगा। लेकिन सवर्णों को मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में 2014 के बाद सरकार मिली और सरकार मिलने के बाद उन्होंने अपने सारे सवर्णवादी मंसूबे जो हैं सरकार के माध्यम से पूरे करने शुरू किए। या ऐसा कहिए, सरकार ने सवर्णों के सारे दुर्इच्छाओं को राजनीतिक शक्तियों के माध्यम से पूरा करना शुरू किया। कई काम किए गए देश में, उनमें से एक मांग सवर्णों की आरक्षण के आर्थिक आधार की थी। अब परेशानी यह है कि भाई मोदी और RSS में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो SC ST OBC का आरक्षण हटा दे। ठीक, तो क्या करें? तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। वो नई रणनीति है कि वही सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो, संविधान संशोधन कर दो 2019 में, और सवर्णों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए, जिसे EWS आरक्षण, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहा गया। इसके आधार पर, आर्थिक आधार पर इन्हें आरक्षण दिया गया। अब इकोनॉमी की बैकवर्ड क्लास, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की जब बात आई तो एक विवाद खड़ा हुआ। विवाद ये था कि भाई आप गरीब, आर्थिक रूप से गरीबों को आरक्षण दे रहे हो, कमजोरों को आरक्षण दे रहे हो, तो पहला हक तो इस पे SC ST OBC का वर्ग का बनता है, उन्हें दिया जाना चाहिए। पर इसमें एक बड़ा सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी मंसूबा पूरा किया गया कि ये आरक्षण SC ST OBC को छोड़कर सवर्णों को दे दिया गया। जिन सवर्णों ने किसी किस्म के सामाजिक भेदभाव नहीं सहे, उनका तिरस्कार नहीं किया गया,
उनकी प्रगति को किसी धर्म के नाम पर बनाई कुप्रथा से रोका नहीं गया। उन्हें आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर, और SC ST OBC जो वास्तव में इस देश में गरीब हैं, कमजोर हैं, वो भी आर्थिक आधार पर आरक्षण के 100% पात्र थे। उनका आरक्षण, उन्हें ये आरक्षण नहीं दिया गया। तो जो सच में आर्थिक रूप से गरीब है इस देश में, उसका आरक्षण छीन लिया गया आर्थिक आधार पे, और सवर्णों को, सक्षमों को दे दिया गया। इस तरह का ये EWS कोटा लागू किया गया, और अपने लागू होने के साथ ही विवाद में रहा, क्योंकि सवर्णों में भी चलिए गरीब होंगे, मान लिया हमने, कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते होंगे, हर समाज में कुछ लोग गरीब होते हैं, पर इस EWS कोटे के आरक्षण की जो सीमा बनाई गई वो अपने आप में एक विवाद लेकर आई, और इसमें मोटा मोटा प्रावधान ये रखा गया कि साल के 8 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग जो हैं वो EWS आरक्षण के पात्र रहेंगे। अब ये अपने आप में मजाक है, साल के 8 लाख लगभग महीने के 66,000। तो BJP RSS के हिसाब से 8 लाख रुपए तक साल का कमाने वाला सवर्ण गरीब है, और वो आर्थिक आधार पर आरक्षण का पात्र है। लेकिन 5,000 रुपये महीने कमाने वाला, साल के 50,000 मुश्किल से कमाने वाला SC ST OBC वर्ग का व्यक्ति आर्थिक आधार पर आरक्षण का पात्र नहीं है। ये जो अजीब व्याख्याएं इस समय ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्याख्याएं प्रस्तुत की गई, बड़ी विचित्र थी, और समाज में इससे बड़े पैमाने पर रोष भी पैदा हुआ, चिंतन भी पैदा हुआ, और लोगों को लगा ये किस तरह का न्यायिक मजाक इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इन ब्राह्मणवादी न्यायाधीशों ने किया हुआ है, सरकार ने किया हुआ है। दोनों ने मिलकर ये मजाक किया हुआ था, सरकार ने मजाक किया, ब्राह्मणवादियों ने उस पर मोहर लगाई, ठीक है। और इस तरह से EWS आरक्षण इस देश पे लागू हो गया। एक अपराध देश के 85% SC ST OBC के साथ एक अपराध किया गया। जो सच में गरीब है उसे गरीबी, आर्थिक आधार पर आरक्षण से बाहर निकाल के फेंका गया, और समाज के सवर्ण वर्ग जो क्या बोलते हैं, किसी किस्म के भेदभाव नहीं सहे, वो गरीब भी हैं कि नहीं पता नहीं, उनके ऊपर उन्हें आरक्षण दे दिया गया, और उसमें भी 8 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को आरक्षण के लिए पात्र घोषित किया गया। तो ये बड़ा दुर्दांत मजाक BJP RSS के द्वारा किया गया। ये इस पूरे EWS आरक्षण का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज हम इसकी चर्चा एक विशेष संदर्भ में कर रहे हैं, और अगली स्ट्रीम में उस संदर्भ पे भी बात करेंगे कि भाई कुछ विशेष क्या बोलते हैं जानकारियां निकली हुई हैं, जिनके आधार पर भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में हमें कुछ मोटा मोटा पता चला हुआ है, ठीक। वो हम आगे देखते हैं। पर यहाँ पर देखिए कि भाई आज EWS आरक्षण पर हम पुनः एक रेट्रोस्पेक्शन, पुनः विचार आपके सामने लेकर आए हुए हैं। आपको इसमें कुछ मुद्दों पे हम प्रकाश डालेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट में जो उसकी बहस हुई, वो उस बहस पर हम आपको ले जाएंगे, और आप जानिए कि कितनी सतही स्तर की बहस होती है, आप उसमें जाकर देखिएगा, मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा। फिर उसके बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ ऐसे सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं। तो उन प्रश्नों को हम आज मूल्यांकन पर लेंगे। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर क्या सच में गरीबों को आरक्षण मिलेगा इससे? पहला प्रश्न, क्या सच में सवर्ण गरीब भी इस आरक्षण को लाभ ले पाएंगे, या सवर्ण अमीर ही ले जाएंगे? ये दूसरा प्रश्न है। और क्यों सवर्णों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये तीसरा प्रश्न है। वो इसके हकदार नहीं है, किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार नहीं है। और संवैधानिक रूप से आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण कितना गलत है, ऐसे प्रश्नों पर आज हम शोध करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और फिर से इसे हम यहाँ मूल्यांकन पर क्या बोलते हैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, और प्रेजेंटेशन की तरफ चलते चलते हम कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करेंगे, वहाँ से इस प्रेजेंटेशन को शुरू करेंगे, और इसके माध्यम से आपको थोड़ी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा
कि अगर आप वास्तव में देखें तो बीजेपी आरएसएस के हिसाब से 8 लाख रुपए साल का कमाने वाले लोग गरीब होते हैं। तो मैं उन गरीबों के बारे में बताता हूं जो 8 लाख रुपए साल का कमाते हैं और बेचारे आरक्षण के पात्र हैं, इतने गरीब लोग हैं। थोड़े उनके बारे में जानकारियां आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या स्थितियां हैं, क्या जानकारियां हैं। और ये अपने आप में बीजेपी के द्वारा किया गया जो अपराध है, जिसे हम कहते हैं कि बीजेपी लगातार संविधान के साथ खेल रही है, तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण उसका एक क्या बोलते हैं प्रमाण है, जहां बीजेपी ने एक बार फिर संविधान के साथ खेला और बड़ा क्रूरता से उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था का मजाक यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक, तो चलिए ये कुछ प्रेजेंटेशन है, इसके माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या मामला है। इसे थोड़ा सा हम मूल्यांकन पे आज लेते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और ये देखिए शायद कुछ ही सेकंड में आपके सामने अपलोड होगा या हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आपके सामने अपलोड हो गया। ठीक, चलिए तो कुछ गरीबों के बारे में बताता हूँ। इस देश में 8 लाख साल के कमाने वाले गरीबों की स्थितियाँ क्या होती हैं। कुछ गरीब ऐसे हैं जो साल के 8 लाख रुपए कमा रहे हैं और कुछ गरीब ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं आरक्षण से महरूम हैं। तो किस तरह की व्यवस्था बीजेपी आरएसएस के इस दौर में बनी है, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइए, देखिए क्या स्थिति है। देखिए तो ये भारत में 8 लाख रुपए कमाने वाले गरीब नहीं हैं, ये भारत में वास्तविक गरीब हैं जो सच में गरीबी की स्थिति में मौजूद हैं। ठीक, जरा देखिए इनकी स्थितियां, देखिए थोड़ा आपको समझ में आएगा कैसे होते हैं गरीब, थोड़ा आप समझिए बात को। ठीक, ये गरीब हैं और मज़ेदार बात है कि ये 8 लाख कमाने वाली सीमा रेखा के बहुत नीचे हैं, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। गरीबी रेखा यानी शहरों में और गाँव में दिन के 35-36 रुपए इस तरह से कुछ है और शहर में शायद 50-60 रुपए है। वो गरीबी रेखा पुरानी मनमोहन सिंह के ज़माने की बनी हुई है, बीजेपी भी उसी को लेके चल रही है। इन्होंने कोई गरीबी रेखा अभी नई तो बनाई नहीं है। ठीक, और उसके आधार पर ये आंकड़ों की बाजीगरी करके ये बताते हैं कि इनके दौर में गरीबी कम हो गई। असलियत में बीजेपी के दौर में गरीबी कम नहीं हुई, गरीबी रेखा के मानदंड मनमोहन सिंह के ज़माने के ही चला रहे हो। ठीक, ये हुआ है। तो ये कुछ गरीब हैं, जरा इन गरीबों को देखिए। तो ये 8 लाख रुपए साल के सवर्ण गरीब नहीं हैं और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण के पात्र भी नहीं हैं। और इनके चेहरे देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कैसे होते हैं गरीब। थोड़ी सी आपको स्थितियां दिखाई देंगी, थोड़ी आपको पता चलेगा। ठीक, इस तरह के गरीब होते हैं, इस तरह की स्थितियों में रहते हैं। इन्हें आरक्षण के लाभ ईडब्ल्यूएस कोटे में नहीं दिए गए। ठीक है, चलिए कुछ और गरीबों को भी देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह के गरीब होते हैं। ये देखिए, ये कुछ और गरीब लोग हैं जो 8 लाख रुपए साल का नहीं कमाते और आरक्षण के दायरे से बाहर हैं और ये इन्हें आरक्षण नहीं है, इन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जा रहा। थोड़ा देखिए आप। ठीक, आप थोड़ा समझिए बात को, ये आरक्षण के पात्र नहीं है। सवर्ण 8 लाख रुपए कमाकर भी गरीब है और ये कुछ लोग हैं जो 8 लाख रुपए तो इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखे होंगे पूरे, और ये आरक्षण के पात्र नहीं है। और देखिए ये कुछ और अमीर लोग हैं जिन्हें भारत सरकार सवर्ण नहीं मानती और उन्हें आरक्षण का पात्र भी नहीं मानती है। ठीक, ये देखिए कुछ और लोग हैं और इनकी स्थिति भी देखिए, ये आरक्षण के पात्र नहीं है। ठीक, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण के पात्र नहीं है। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी के मनुस्मृति वाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये आरक्षण के पात्र नहीं। ठीक, थोड़ा और करीब से देख लीजिए इन्हें, हम इन्हें आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। ठीक, ये 2024 का भारत है और इसमें आपका स्वागत है। यहाँ ये लोग आरक्षण के पात्र नहीं हैं क्योंकि ये 8 लाख रुपए साल के नहीं कमाते और क्योंकि ये सवर्ण नहीं है। ठीक, और देखिए कुछ और गरीब भी देखिए जो 8 लाख रुपए साल के नहीं कमाते। थोड़े इनकी स्थितियां भी देखिए। लोग भारत में इस तरह से भी रहते हैं। ठीक, ये देखिए, ये आरक्षण के पात्र नहीं, इन्हें किसी किस्म के आरक्षण नहीं दिए जाते। ठीक, कुछ लोग भारत में
8 लाख रुपए साल के कमाते नहीं हैं, सवर्ण भी नहीं हैं, लेकिन वो स्लम्स में रहते हैं। कुछ ऐसे ही स्लम्स एरिया के लोगों को आप देखिए, ये देखिए ये बच्ची है, ये स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 8 लाख रुपए तो उन्होंने साल के देखे नहीं होंगे। इस बच्ची को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ये एक पाइप में रहती है, बगल में देखिए इसकी पूरी घर परिवार आपको दिखेगा, ये बगल में कपड़े भी डले हुए देख, पीछे और भी पाइप हैं जिनमें इस तरह के और बच्चे रहते हैं। और बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी के लिए ये आरक्षण के पात्र नहीं, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण के पात्र नहीं है। ठीक, तो भारत की इस दुविधापूर्ण स्थिति को देखिए, आप एंजॉय करिए इस इंडिया को एंजॉय करिए जो बीजेपी आरएसएस का बनाया हुआ है। ये कुछ और दरिद्र गरीब लोग भी हैं, थोड़ा और इन्हें भी देखिए, आपको थोड़ा और मजा आएगा। ठीक, ये देखिए, ये भारत के 8 लाख रुपए साल के ना कमाने वाले गरीब लोग, ये हैं इनकी, ये दिस व्हाट दे आर लिविंग। ठीक, ये है देखिए, इन्हें सवर्ण आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ये 8 लाख रुपए साल के कमाने वाले सवर्णों में गिनती इनकी नहीं होती। ठीक, चलिए, कुछ लोग पटरियों के किनारे भी रहते हैं, ये भी बड़े पैमाने पे एक प्रचलन है। ठीक, ये भी आरक्षण के पात्र नहीं है। ठीक, ये बच्ची भी आरक्षण की पात्र नहीं होगी बीजेपी के हिसाब से संभवतः। ठीक, इसे भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लोग ऐसे भी जीवन जीते। ठीक, तो मतलब क्या नीति सोचकर क्या नीतियां बनाते हैं, और नीति निर्माण करते समय सवर्णवादी मानसिकता इतनी हावी हो जाती है कि इनके अंदर की जो फर्जी आत्मा जिसके होने का ये दावा करते हैं और आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं, वो क्या मर जाती है। बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। ठीक, और देखिए, ये आरक्षण के पात्र नहीं है। ठीक, सवर्ण भी नहीं है, 8 लाख रुपए साल के भी नहीं कमाते, और ये किसी भी तरह से आरक्षण के पात्र नहीं है। ठीक, और देखिए, ये और भी है। ठीक, इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ये सवर्ण नहीं है और ये किसी भी तरह से 8 लाख रुपए साल नहीं कमा पाते, इसलिए इन्हें आरक्षण की आवश्यकताएं दिखाई नहीं देती। ठीक, कुछ ये भी हैं। ठीक, लॉकडाउन के दौरान ये पैदल चले हुए मजदूर थे। आश्चर्य है, 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और इन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया है। ठीक, इन गरीबों को आरक्षण से बाहर रखा गया। और देखिए, ठीक, ये भी आरक्षण से बाहर ही हैं। सरकार नहीं समझती कि भाई इन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, और केवल 8 लाख रुपए तक कमाने वाले सवर्ण आरक्षण के पात्र होते हैं, ये इस सरकार का कहना है। ठीक है, ये मोदी और बीजेपी के और आरएसएस के द्वारा बनाया गया, पिछले 10 सालों में बनाया गया, क्या बोलते हैं, भारत है। ठीक, क्या कहेंगे आप इस सब को देख के, और ये नीति निर्माताओं की मनोदशाएं हैं जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या सोचकर नीतियों का निर्माण भारत में किया जाता है। ठीक, तो ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। कुछ लोग इसे हालात हिंद भी कहते हैं, सूरत हिंद भी कहते हैं, पर यही तो है असली भारत। इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, 8 लाख रुपए साल के कमाते नहीं हैं, और ये आर्थिक आधार पर गरीब भी नहीं है बीजेपी के हिसाब से, और ये आरक्षण के पात्र भी नहीं है। ठीक, ये वास्तविक स्थिति है। तो नीति निर्माता संभवतः जो भी नीति निर्माण करते हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग, सवर्ण लोग, हराम की खाने वाले लोग, शायद वो अपने एसी कमरों से, अपने महलों से, अपने चौबारों से, घरों से बाहर भी नहीं निकले होंगे, और उन्हें नहीं पता होगा गरीब होना क्या होता है। शायद अपने आसपास जाते निकलते, रोडों से निकलते, उन्हें आसपास के लोग भी दिखाई नहीं देते होंगे। शायद नहीं होता होगा, हो सकता है नहीं होता। ठीक, वसीम बरेलवी अपने एक शेर में कहते हैं कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, और इसीलिए तो शायद तुम्हें हम नज़र नहीं आते।
तो वो कहते हैं कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते और इसीलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते, और जिन्हें सलीका है तहजीब गम समझने का, उनके रोने में आंसू नज़र नहीं आते। तो ये भारत की असलियतों को दर्शाता हुआ कुछ घटनाक्रम है और बड़ा दुखद है, बड़ा अजीब भी है। मतलब क्यों क्यों ये सब दिखाई नहीं देता, और इन्हें आसपास के मिट्टी के घर क्यों नहीं दिखते? अपनी बड़ी कारों से, महलों से, हवाई जहाज़ों से अपने आसपास के लोग दिखाई क्यों नहीं देते? मतलब ये लोग क्या दृश्य हैं, या हमारी नजरों में ही नहीं आते, ये कहीं गायब हो जाते? ये रहते हैं इस देश में। और आश्चर्यजनक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण के ये इनमें से 90% लोग पात्र नहीं है, निश्चित रूप से शूद्र हैं, सवर्ण नहीं है। ठीक, इनकी शैली, पहनावा, चाल ढाल सब बता रहा है, और इन्हें आरक्षण की स्थिति नहीं है। तो 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी आरएसएस ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत इस तरह का देश बनाया है, ये निर्मित किया है। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। ठीक, और नहीं आएंगे नजर, क्योंकि मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों को और उन्हें हमने अनदेखा कर दिया है। मतलब हमारे पास अभी सुविधा है कि समहाउ हमें गरीब दिखते ही नहीं। मीडिया से, टीवी से, फिल्मों से, सीरियल से, हर उस जगह से जहां एक अमीर आदमी विचरण करता है, वहां से हमने गरीबों के नाम निशान मिटा दिए। अब तो फिल्में भी नहीं बनती गरीबों पे, कहीं बच्चों को गरीब दिखना चाहिए। हाँ, सड़क के किनारे होती हैं, सड़क के किनारे तो गाय, भैंसे, कुत्ता, बिल्ली भी होते हैं, हमारी नजर नहीं जाती कभी। ऐसे ही इस देश में करोड़ों की संख्या में गरीब हैं। आश्चर्यजनक रूप से हम सब लोगों की नजर इन पे कभी जाती ही नहीं है। मैं इसे खुद को भी अलग नहीं करूंगा। दुखद है, ये नहीं दिखते, ये हमारे पास पास होते हैं पर हमें नजर नहीं आते। ठीक, तो ये है भारत में वो गरीब जो सवर्ण नहीं है, 8 लाख रुपए साल का नहीं कमाते, इसलिए बीजेपी आरएसएस के हिसाब से ये आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है और आरक्षण का पात्र नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण के पात्र नहीं है। मैं समझता हूं पिछले 70 सालों में इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक, अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने इस संविधान के साथ सबसे बड़ा जब मजाक किया है तो वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। संविधान की मूल भावना से इससे गंदे तरीके से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था शायद खेल ही नहीं सकती थी। ठीक, जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पे लागू किया। ठीक, तो दर्शकों, इनके चेहरे देखिएगा, इनकी स्थितियां देखिएगा, इन्हें थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम ये विश्लेषण करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, तो आपको इन लोगों के ध्यान में रखकर चीज़ों को सोचना और समझना है। ये देखिए, इन्हें देखना। ठीक, और इन लोगों को ही ध्यान में रखकर आपको विश्लेषण करने। ठीक, आज भी लोग पाइप में रहते हैं, यहां से पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, और इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। चुटियाधारी को, जनेऊ पहने को आरक्षण मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये देखिए, इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मिट्टी के घर है ना, ये हमारी नजरों में ही नहीं आते। ठीक, तो ये भारत है जिसका निर्माण बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी ने किया, और संविधान के साथ इतने गंदे, क्रूर तरीके से शायद कभी नहीं खेला गया होगा। मेरे ख्याल से मुगलों के दौर में भी इतने बुरी तरीके से व्यवस्था के साथ कभी नहीं खेला गया होगा। उन्होंने भी, मुगल भी जजिया कर लगाते थे, तो तमाम किस्म के हैंडीकैप्स वगैरह, निर्धन, बेकार टाइप के लोग उन्हें छोड़ दिया करते थे। ठीक, मतलब क्रूर तो थे, मगर वो भी बेहद गरीब दरिद्रों को छोड़ दिया करते। ठीक, ये आज के जो मुगल हैं, मोदी मुगल, ये इनसे टैक्स भी लेते हैं, इन गरीबों से टैक्स लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, और इन्हें इनके हक अधिकार देते नहीं। ठीक,
ये भारत है, दिस इज व्हाट द इंडिया इज। दुखद है लेकिन यही तो भारत है, ठीक। और यही वो मिट्टी के घर हैं जो अब हमें दिखने बंद हो गए, होते हैं हमारे आसपास होते हैं। अहमदाबाद में जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे तो बड़ी दीवारें खींच दी गई थी गंदी बस्तियों के सामने, क्योंकि ये गंदी बस्तियों में रहने वाले, मिट्टी के घरों में रहने वाले लोग कहीं ट्रंप को नजर ना आ जाए, दुनिया को नजर ना आ जाए। ऐसे ही कुछ और आयोजनों के दौरान बड़े बड़े टेंट लगा दिए गए थे गंदी बस्तियों को ढकने के लिए, क्योंकि अब ये लोग हमारी नज़र में आते ही नहीं, हमें इन्हें लाना भी नहीं, ठीक। और परेशानी ये है कि दीज आर द पीपल्स हु एग्जिस्ट इन इंडिया, ये भारत में रहते हैं, मिट्टी के घरों में और झोपड़ियों में लोग रहते हैं, ठीक। और ये शूद्र हैं, दे आर अनटचेबल्स, ये शूद्र हैं, अछूत हैं, निम्न हैं, ये गरीब हैं और इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था। पर बेईमानी से सवर्णों को, बड़े पेटों को, ऊंची जातों को 8 लाख रुपए, 66,000 रुपए महीने के कमाने वालों को इनके हिस्से का आरक्षण लूट के दे दिया गया, ठीक है। तो जब हम विश्लेषण कर रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण का, तो दर्शकों मैं इनकी बात कर रहा हूं। समस्या क्या होती है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते। कुछ लोग जो शहरों में रहने लगे, थोड़ी अच्छी स्थितियों में आ गए, उनकी नज़रों में ये लोग सब लोग नहीं होते, ये नहीं होते, ठीक। और जब आरक्षण की बात होती है तो उनकी नज़र में ऐसी बच्चियां भी नहीं होती जो पाइप में रहती हैं और वहां से स्कूल जाती हैं, ठीक है। ब्राह्मणवाद यही अमानवीय व्यवस्था है जिसमें बेहद गरीब, कमजोरों के हक अधिकारों को नहीं देना है, ठीक। तो हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो हम इन लोगों को टारगेट करते हैं, इन गरीबों की बात करते हैं। हम आरक्षण की बात करते हैं समाज में मौजूद बेहद हाशिए पे मौजूद लोग जो आरक्षण होते हुए आरक्षण नहीं पहुंच पाते, अपनी स्थिति पहुंच नहीं बना पाते, हम उनके हक अधिकारों की बात करते हैं, ठीक। आर्थिक आधार पर आरक्षण, गरीबी के आधार पर आरक्षण का मूल्यांकन आपको इन लोगों को ध्यान में रखते हुए करना होगा। इनके हक अधिकार बीजेपी आरएसएस ने मारे हैं और सवर्णों के पेटों में डाले हैं। खाओ पियो, 8 लाख रुपए कमाओ, आरक्षण लो और मोटे हो जाओ। ये इन 8 सालों में, यहाँ पे 10 सालों में इस देश में किया गया, ठीक है। चलिए तो हम अपने मूल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो पूरा मामला है और न्यायपालिका में क्या बचकानी बहस हुई, थोड़ा वो उस पर भी आपकी नज़र डालते हैं, देखिए क्या हालात है। और उसके बाद फिर वो मूल प्रश्न जो कभी जवाब दिए ही नहीं गए, उनकी तरफ भी जाते हैं, ठीक। चलिए तो ये प्रेजेंटेशन है, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और इसके माध्यम से थोड़ी सी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देख लेते हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण देते समय मोटे मोटे क्या पक्ष रखे गए, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, फिर हम अपने मुद्दे की तरफ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विवाद को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्टिंग हुई। उस मीडिया रिपोर्टिंग में से कुछ मुद्दों की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं मैं कि हुआ ये कि देखिए,
8 जनवरी 2019 को लोकसभा में ये बिल पास हुआ। 323 ने इसके पक्ष में वोट रखा, बाकी लोग अनुपस्थित रहे कुछ, और 545 के करीब में से, और 3 ने सांसदों ने इसके विरोध में क्या बोलते हैं 3 मत डाले गए। कई सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेके भारत की जो जो हमारी पार्टियां रही, उन्होंने या तो इसका बाइकआउट किया, शामिल ही नहीं हुए, या फिर इसके विरोध में मात्र 3 लोगों ने वोट दिया। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि कोई सामने से आकर ये कहने की हिम्मत में नहीं था कि ये गलत है, कुछ पार्टियों को छोड़ के। ठीक, तो कुल मिलाकर देखिए आर्थिक आधार पर आरक्षण में अगर हम वोटिंग की बात करें तो 3 मत जो हैं क्या बोलते हैं विपक्ष में डाले गए, यानी 3 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले। बाकी के सांसद 323 जो थे उन्होंने बीजेपी के थे, उन्होंने पक्ष में वोट डाले, एनडीए गठबंधन, और बाकी के सांसद इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह है कि भाई मौन सहमति दी गई। सहमति तो नहीं है, हालांकि शामिल नहीं हुए, पर उसमें असहमति भी नहीं थी। बाकी चुप रहने की रणनीति विपक्ष के द्वारा उस समय इस मुद्दे पर अपनाई गई थी। ठीक, डीएमके, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी जैसे दलों ने इसका विरोध किया था। तो इससे ध्यान रखिएगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध डीएमके ने किया था, लेफ्ट पार्टियों ने किया था, और आरजेडी ने किया था, लालू प्रसाद यादव। ठीक है, नीतीश कुमार ने इस पे कुछ भी नहीं स्टैंड लिया हुआ है, पहले बता देता हूं। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि जनवरी 2019 में राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया, और वहां पर 165 सांसदों ने क्या बोलते हैं पक्ष में वोट डाला, जबकि विरोध में 7 सांसद वोट डाले, ये बताया इसमें लिखा हुआ है। ठीक, बाकी के लोग अनुपस्थित थे, तो अच्छी तादाद में लोग वोटिंग से अनुपस्थित भी रहे, कि ना हाँ में ना दोनों जगह नहीं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इससे क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और पूरा मामला ये है कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 और 16 में, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या बोलते हैं विभेद का प्रतिषेध है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। वहां ये लिखा हुआ है कि भाई क्या बोलते हैं भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजातियों को विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 से सरकारी क्या बोलते हैं आपके शिक्षा का आरक्षण, और क्या बोलते हैं बाकी का आपका संसद में सीटें वगैरह, उनके आरक्षण की उत्पत्ति होती है, ये माना जाता है। फिर आर्टिकल 16 जो है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई लोक नियोजनों में अफसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज, सरकारी नौकरियों का आरक्षण आर्टिकल 16 से निकलता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन के आधार पर निकलता है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व कम है, उन्हें प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। और यहीं से आर्टिकल 16 से रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आरक्षण और सामाजिक शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निकलता है। ठीक है, कहीं पर भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं थी। बीजेपी ने क्या किया, 103वां संविधान संशोधन लाके 6ठा पॉइंट भी जोड़ा दोनों जगह, और जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, अदर देन SC ST OBC। दोनों जगह लिखा कि भाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी सवर्णों के लिए 10% आरक्षण रहेगा, अदर देन SC ST OBC उनके अलावा। ठीक, ये बता दिया गया। तो ये पूरी स्थिति है। 2020 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर कुछ छात्रों ने इसके विरुद्ध एप्लीकेशन लगाई कि ये गलत है। उन्होंने कहा 10% आरक्षण जो है SC ST OBC को बाहर रखना, ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। फिर ये पूरा मामला चलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचता है, 5 जजों की बेंच इसे सुनती है, और इसमें EWS आरक्षण को लेके देखिए कई याचिकाएं लगाई गई थी। इनमें सबसे प्रमुख तमिलनाडु की DMK पार्टी ने लगाई हुई थी, और उसके अलावा कांग्रेस की एक जया ठाकुर नेता है, उन्होंने भी एक इसके विरुद्ध में एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी। 5 जजों की बेंच मोटे मोटे तौर पर इन सारी एप्लीकेशनों को फिर सुनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई ये जो पूरा EWS आरक्षण है, इसके खिलाफ 3 मोटे मोटे सवाल उभर कर सामने आए थे, जिनकी बातचीत और चर्चा यहाँ पे की जानी चाहिए थी। EWS आरक्षण देने के लिए क्या किया गया संविधान संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है,
तो पहला प्रश्न ये था जिसका जवाब न्यायालय तलाशने वाला था, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है? इसका जवाब न्यायपालिका को देना था, ठीक है, या तलाशना था। उसके बाद एससी एसटी के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? दूसरा मुद्दा ये था, क्या एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस से आरक्षण से बाहर रखना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? इस पर चर्चा होनी थी। और तीसरा, राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार मिलना क्या संविधान के खिलाफ है? इन तीन मोटे मोटे मुद्दों पर चर्चा यहाँ पे होनी थी। और इसमें देख लीजिए, जस्टिस भट्ट हैं, पादरीवाला हैं, ललित हैं, महेश्वरी हैं और बेला त्रिवेदी हैं। सभी देख लीजिए, सब ऊंची जात के लोग ही हैं लगभग, और ये इन्होंने मिलके सवर्णों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने मिलके सवर्णों को आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे और विपक्ष के जो वकील थे उनमें मोहन गोपाल थे, रवि वर्मा कुमार थे और क्या बोलते हैं पी विल्सन थे, कुछ सरकारों की तरफ से भी थे। इनकी बात हो रही। अब क्या होता है, बहस का दौर चलता है और एक खाना पूर्ति वाली सतही स्तर की छोटी बहस होती है। ऐसा नहीं हुआ कि महीनों सालों कुछ चल रहा है, एक छोटी बहस इसमें आयोजित की जाती है। 13 दिसंबर की बहस होती है, सितंबर की बहस होती है। इसमें देखिए 3 मुद्दों पर बहस होती है, जाति, गरीबी, सामाजिक आर्थिक न्याय और संविधान। इन मुद्दों पर बहस होती है। एडवोकेट मोहन गोपाल रहते हैं, ये कहते हैं कि संविधान का 103वां संविधान संशोधन पर हमला करते हैं और ये कहते हैं संविधान के दिल में छुरी घोंपने जैसा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ केवल समाज के अगड़ी जातियों को मिलेगा, असली हकदार तो इसके बाहर कर दिए गए। ऐसा इन्होंने एडवोकेट मोहन गोपाल ने यहाँ पे पक्ष रखा। उसके बाद एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा रहती हैं, वो कहती हैं हम किसी सकारात्मक कदम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन में ही रिजर्वेशन यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, अलग से नहीं। हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलने से गरीबों में से ही गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह की बात मीनाक्षी अरोड़ा करती हैं। उसके बाद जस्टिस ललित रहते हैं, वो कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि समाज में किसी भी तबके को इससे क्यों बाहर रखा गया है? ये बात चल रही है। एडवोकेट मोहन गोपाल कहते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से जो असल में पिछले हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण बाहर किए गए, ऐसे में ये समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। फिर मीनाक्षी अरोड़ा कहती हैं कि ऐतिहासिक रूप से जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। इससे केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण की गरीबी मिटाने के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा देकर भी उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। संजय पारखी कहते हैं कि भाई पिछले दलित आदिवासी समुदाय के गरीब और ईडब्ल्यूएस कोटे से अलग रखना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। संजय पार्क फिर आगे कहते हैं कि देखिए, एडवोकेट मोहन कहते हैं कि कोर्ट का लाभ पाने की सीमा, ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ पाने की सीमा 8 लाख रुपए सालाना कमाई तक है। यानी इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिनके मंथली इनकम 66,000 रुपए है। देश के ज्यादातर परिवारों की मंथली इनकम 25,000 रुपए है। इससे साफ है कि इसका लाभ पाने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति दूसरे वर्गों से बेहतर है, ठीक है। फिर ये सुनवाई जो है अगले दिन चली जाती है, 14 तारीख को चली जाती है। 14 तारीख को सुनवाई होती है और इसमें फिर 14 सितंबर की सुनवाई में फिर संविधान का मूल ढांचा, आरक्षण, समानता के विषयों पर चर्चा होती है। और फिर एडवोकेट रवि वर्मा, संविधान में जाति, पंथ, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करने बांटने की रोक है। इससे आर्थिक तंगी शामिल नहीं है, ठीक है। यानी आर्थिक आधार पे क्या बोलते हैं विभेद नहीं हो सकता। ये बातें बताते रहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए एडवोकेट रवि वर्मा, क्या किसी आदमी को राज्यसभा में सीट इसलिए देनी चाहिए कि वो गरीब है या कोई हल नहीं है? टीबी के मरीज का इलाज मैटरनिटी वार्ड में नहीं किया जा सकता। अगर कोई गरीब है तो उसके पैसे से मदद करें। उन लोगों की जगह आरक्षण क्यों दिया जाए जिन्हें जाति की वजह से कभी समान अवसर नहीं मिले हुए, ठीक है, मिले हुए। इस तरह की बात यह बता रहे हैं। पी विल्सन भी कहते हैं कि भाई पी विल्सन ने कहा कि शेर और बैल के लिए एक तरह का कानून भी उत्पीड़न ही है। एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर उच्च जातियों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देना भी इसी तरह की बात है, ठीक। तो ये इस तरह से पूरी एक बातचीत यहाँ पे चलती रहती है और मुद्दे पक्ष विपक्ष रखे जाते हैं, ठीक है। प्रोफेसर रवि वर्मा फिर लिखते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में पैदा हुआ हूँ, इसलिए ईडब्ल्यूएस
माने जाने के अयोग्य ठहराया जा रहा है। 10% कोटा मेरे उस जाति की निंदा करता है जिसमें पैदा हुआ हूं। ऐसे में अनुच्छेद 19 के तहत समान अवसर मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत किसी विशेष जाति से जुड़े रहने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित कर दिया गया। ठीक है, ये फिर अगले दिन 15 तारीख को फिर सुनवाई शुरू हो जाती है। इस बार कुछ मुद्दे थे, आर्थिक आधार पर आरक्षण, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल ईडब्ल्यूएस जो है इसके लाभों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। एडवोकेट शादान फराद रहते हैं, सरकारी नौकरी शिक्षक संस्थानों में एडमिशन के लिए केवल आर्थिक हालात आरक्षण का आधार नहीं हो सकते। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में तो सिर्फ अगड़ी जातियों के लोगों के भले की बात की गई है, ये बात इन्होंने कही। जस्टिस रवि चंद्र भट्ट रहते हैं, वो कहते हैं क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि इसका लाभ समाज के सभी जातियों को नहीं मिल रहा। आरक्षण के लिए आर्थिक मानदंडों को सरकार की सकारात्मक पहल के आधार पर क्यों नहीं माना जाए, इस तरह की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये पूरी इस तरह की डिबेट चल रही है। एडवोकेट के एस चौहान रहते हैं, ये बताते हैं संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 8 जनवरी को पारित हुआ था। इस पे कोई बहस नहीं हुई थी, बगैर बहस के ये पारित हो गया था। इनका ऑब्जेक्शन इसको लेके था। ठीक, तो ये दर्शकों इस तरह से चर्चा परिचर्चा चल रही है। एडवोकेट यादव नरेंद्र सिंह भी जाते हैं, हमारे देश में 70% लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में कुछ लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिलना ठीक नहीं है। केवल वैकल्पिक रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो बीपीएल कैटेगरी के लोगों को दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास उनकी सही डेटा भी है। ठीक है, इस तरह के दिव्या कुमार एडवोकेट रहती हैं, वो भी अपना पक्ष रखती हैं और बताती हैं कि अनुच्छेद 46 के तहत देखिए सरकार को गरीबों के कल्याण की बात, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर के कल्याण की बात की गई है। और फिर ये पूरा मामला चला जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि भाई आगे चलकर इन सारी बहस के बावजूद भी 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट आखिरकार 3-2 की, यानी 2 जज विरोध में थे, 3 जज पक्ष में थे, उनकी सहमति के साथ, बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन परेशानी यह है कि जो मूल सवाल हैं, द क्वेश्चंस, वो तो आज भी वहीं खड़े, इनके तो हल हुए ही नहीं, जवाब भी नहीं दिए गए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक कैसे है? हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल? संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कहां कही गई? आर्टिकल 46 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण की बात की गई है, ना कि आरक्षण देने की बात की गई। तो इसका जवाब नहीं दिया गया। फिर सवर्ण कैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के अकेले हकदार हैं और एससी एसटी ओबीसी नहीं हैं? इसका जवाब दिया जाना चाहिए था, पर जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, ये मोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं इनके जवाब दिए जाने थे, पर मोटा मोटा बहसबाजी होती रही। 2-3 दिन तक की एक खाना पूर्ति चली। प्रश्न पूछने वालों ने, जो कि विपक्ष के वकील बन के बैठे हुए थे, वो भी इतने कच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न रख रहे थे, अपना पक्ष बड़ी कमजोरी से रख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो भी चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो जाए। तो उन्होंने सरकार, न्यायपालिका के सामने कोई कठिन क्वेश्चन रखे ही नहीं, बस खाना पूर्ति हो गई। और फिर अंत में ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण सतही बहसबाजी से पारित हो गया। ये वही न्यायपालिका है जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के लिए कहती थी डेटा लेकर आओ, कौन कौन से ओबीसी जातियां रहेंगी और गरीब रहेंगी या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, सॉरी, डेटा लेकर आओ। लेकिन सवर्णों को आरक्षण देते समय इन्हें किसी डेटा की जरूरत नहीं थी और कोई किसी किस्म के डेटा न मांगा गया। बस ऐसे ही सतही मुंहबाजी बहसबाजी हुई थोड़ी सी, और मुंह से बहस करने जैसा होता है, और बस खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरह से आरक्षण यहाँ पे सवर्णों को दे दिया गया। ठीक है, और इस आरक्षण से कई सवाल, बुनियादी सवाल खड़े हो गए जिनके जवाब कभी दिए ही नहीं गए। वास्तव में ये फैसले पिछले 10 सालों में ऐसे कई फैसले हुए, राम मंदिर का फैसला हो, 370 का फैसला हो, जिनमें जवाब देने थे, पर न्यायपालिका में बैठे ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जवाब देने की बजाय फैसले देने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। हमने ये देखा कि पिछले 10 सालों में न्यायपालिका की रुचि फैसले देने में ज़्यादा है, जवाब देने में नहीं है। ठीक, तो फैसला ही दे दिया गया। तो फिर इस न्यायपालिका के फैसले से कई सवाल यहाँ पर खड़े हो गए
थोड़ा मैं उसकी तरफ ले जाता हूं, आपको ध्यान दिलाता हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ बुनियादी सवाल उठ खड़े हुए, और सबसे बड़ा सवाल आंकड़ों पर है। गरीब कौन है? भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो तो पहले तय करना पड़ेगा गरीब कौन है, और इस परिभाषा पर सरकार ने अलग अलग मानदंड क्यों बनाए। अब ये भी मजेदार बात है कि भारत में गरीब कौन है, तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, फिर एपीएल या क्या बोलते हैं अबो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर लोग, या गरीबी रेखा पर रहने वाले लोग। आखिर किस किस को आप गरीब के रूप में कंसीडर करोगे? पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा, तब तय होगा कि आरक्षण किस पक्ष को दिया जाएगा। अब बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उसके भी मानदंड अलग अलग हैं। किसी जमाने में 35 रुपए और 32 रुपए का मानदंड होता था तेंदुलकर कमेटी के द्वारा उस शहर में और गांव में, वो गरीबी रेखा था। फिर हम ये देखते हैं रंगराजन समिति आ गई, उसने इसे थोड़ा बढ़ा दिया 46 रुपए, और फिर आगे चलकर क्या बोलते हैं गांव में थोड़ा और नीचे इस तरह का लेकर आ गई। ठीक, फिर हम ये देखते हैं कि भाई अंतिम बार मनमोहन सिंह के समय लगभग 21% के लोग गरीब थे, मतलब 25%, 30-35 लाख लोग गरीब होंगे, करोड़ लोग गरीब होंगे, इस तरह का कुछ डेटा उन्होंने दिया था। दिन के 46 रुपए और ऐसे कुछ रुपए कमाने के बाद, नहीं कुछ कम है, 32 रुपए ऐसा कुछ था। ठीक, इसके आधार पर इससे पहले हमने ये देखा कि भाई पोषण के आधार पे जो एक क्या बोलते हैं भारत की संस्था थी, क्या बोलते हैं आपकी ये आपकी प्लानिंग कमीशन, वो पोषण के आधार पे गरीबी नापती थी। गांव में, शहर में 2100 किलो कैलोरी का खाना खाता है जो व्यक्ति, वो गरीब नहीं है, और गांव में इससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज रखी हुई थी, उससे ज्यादा खाना खाता है, वो गरीब नहीं। तो कैलोरीज के आधार पे गरीबी भी नापी गई है भारत में। भारत में गरीबी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर भी नापी गई है, 32 रुपए और 30 रुपए जो कुछ भी है। ठीक, तो गरीबी रेखा के मापदंड की कोई स्पष्ट रेखा भारत में नहीं दिखाई देती। वर्ल्ड बैंक वो अलग नापता है, वो डॉलर के आधार पे नापता है। रोज के पहले उन्होंने कहा $1, फिर $1.5, फिर $2.5, वो डॉलर के आधार पे गरीबी नापता है। तो पहला प्रश्न यही था कि भाई गरीब है कौन, और इसकी परिभाषा क्या है, और मानदंड यानी पैरामीटर क्या है। तब तय कर होना था कि जो लोग गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। यहां कुछ भी तय नहीं हुआ, लेकिन ओबीसी आरक्षण देते समय मंडल कमीशन से पूरी जानकारी चाहिए थी न्यायपालिका को, बाकी सबके लिए सब चाहिए। अब ऐसे बिहार के आरक्षण को कैंसिल करते समय डेटा मांगा गया, तमाम बातें। अरे भैया, ये चीज आपने सवर्णों को आरक्षण देते समय ये सब चीजें क्यों नहीं मांगी। दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसे मिलेगा। पहले गरीब तय करो, फिर किसे मिलेगा उसमें से ये भी तय करो, बीपीएल, एपीएल या ऑन पॉवर्टी लाइन किसे मिलेगा। क्या समाज के सबसे वंचित वर्गों से या ऊंची जातियों के ही होंगे? क्या समाज के सबसे वंचित वर्गों से या ऊंची जातियों के ही होंगे? तो ये ईडब्ल्यूएस कोटे में आरक्षण जो है समाज के सबसे वंचित वर्गों से लोगों को दोगे, या केवल ऊंची जाति के गरीबों को दोगे? ये कुछ मुद्दे हैं जिनके जवाब दिए ही नहीं गए, दिए जाने चाहिए थे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या हमारे सामने डेटा निकल कर आता है। तो सबसे पहले आंकड़ों की मदद से इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा किसके लिए और गरीब कौन है, चलिए इस पे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कानून को ध्यान पे समझा जाए तो साफ है कि यह कानून समाज में सबसे गरीब और वंचित वर्गों पर लागू नहीं होता। देखिए दर्शकों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबसे गरीब और वंचित वर्गों पे लागू नहीं होता। अगर हम डेटा को ध्यान से देखें, क्या है डेटा, देखिए, इस आरक्षण का फायदा सिर्फ ऊंची जातियों के लोगों को मिलेगा जिन्हें किसी सामाजिक भेदभाव या जातिगत उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब आरक्षण भी लेंगे, अत्याचार भी करते थे, आरक्षण भी ले रहे हैं और भेदभाव भी इन्होंने कभी नहीं सहा, ये किया गया। और जिनमें से बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर नहीं है, अब तक आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव के कारण उत्पीड़न सहने वाले वर्गों के लिए था, जिस पर संविधान ने मोहर लगाई थी। ठीक है, इन लोगों की पहचान करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उनसे ये बात भी साफ हो जाती है कि ऊंची जातियों का एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग इस आरक्षण का लाभ उठाने की स्थिति में आ जाएगा जो गरीबी की परिभाषा के हिसाब से गरीब भी नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण वास्तव में सवर्णों में से भी
खास ऊंची जातियों के लोग ही ले जाएंगे और गरीबों तक ये पहुंचने वाला नहीं है। ये मोटी मोटी बात समझिए। इस बात को समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा है। तो सवाल यह है कि असलियत में कितने प्रतिशत भारतीय श्रेणी में आते हैं। इसका जवाब आसान नहीं है क्योंकि भारत में विश्वसनीय डेटा इस तरह का उपलब्ध नहीं है। अब 8 लाख रुपए का पैरामीटर आपने कैसे रखा? क्या कोई डेटा है? नहीं है। हमें कुछ और डेटाओं से ही अनुमान यहां पे लगाना पड़ेगा। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को पूछने थे पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं फरमाई ये सब बातें करने की, खाना पूर्ति करके बस उनका मन बना लिया था आरक्षण देना। केवल 2.3% भारतीय परिवारों की आय 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 2019 के सर्वेक्षण, हम 19 के डेटा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तभी आरक्षण लागू हुआ था। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 2.3 भारतीय परिवारों की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। भारत में 2019 में 2.3% ही परिवार ऐसे थे जिनकी साल की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन भारतीय परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए तक है या उससे कम है, उनकी संख्या कुल आबादी का 97% है। ठीक है, ये डेटा आयकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले 5-6 करोड़ लोगों के आधार पर ही है क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल यही डाटा है। असलियत में लोग ज्यादा कमाते हैं पर इनकम टैक्स नहीं भरते, लेकिन हम डेटा हमारे पास केवल इनकम टैक्स भरने वाले 6-7-5-6 करोड़ लोगों के आधार पर है। उन्हीं के आधार पर यह बात की जा रही है कि भारत में असलियत में क्या हो रहा है कि 97.7% लोग 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं कुल आबादी का, और वो सब इसके आरक्षण के पात्र अप्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। चूंकि 97.7% आबादी में सभी जातियां शामिल हैं, तो जनरल कैटेगरी के लोगों की संख्या निकालने के लिए इस आबादी में से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग करना होगा। चलिए, अब 97% लोग गरीबी रेखा 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं। अब इसमें SC, ST, OBC और जनरल कितने हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, क्योंकि दर्शकों अभी नई जनगणना तो हो ही नहीं, पुरानी जनगणना से ही आंकड़े लेने पड़ेंगे। जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जाति जनजाति का हिस्सा 25.26% है, जबकि नेसो के 2007 के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी की श्रेणी 41% है। 2007 में नेसो का आंकड़ा 41% बता रहा था, जो अब 2024 तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, इसे ध्यान रखिए। पूरा पुराने डेटा के आधार पे जो उपलब्ध है उसके आधार पे 19 तक का आंकड़ा बता रहे हैं। इस हिसाब से भारत में कुल आबादी के 66% हिस्सा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का लोगों का हो जाता है। 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई, लेकिन अलग अलग अनुमानों से माना गया है कि 2011 से तक ये हिस्सा बढ़कर 82% हो गया। तो मोटा अनुमान ये लगाया इन्होंने, बीबीसी ने, कि 2011 तक SC, ST, OBC का मिला के जनसंख्या 82% हो गई हो। 2025 तक ये 85% से भी ऊपर चली गई असलियत में। ये 2011 तक की बात बता रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसके मायने हैं कि कुल आबादी का 18% ही जनरल कैटेगरी के लोग बनते हैं। यह साफ है कि इन 18% जनरल कैटेगरी के लोगों में से 97.7% लोग सालाना 8 लाख रुपए से कम ही कमाते हैं। अब वे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जनरल कैटेगरी में से 2.3% लोगों के अलावा सभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने देखिए जजमेंट में असहमति वाले फैसले में ईडब्ल्यूएस कानून के भेदभावपूर्ण कहा था। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 82% लोगों को इस आरक्षण से बाहर रखा जा रहा है, जो इसका फायदा उठाने के लिए अयोग्य होते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति जो इस 82% लोगों को इस आरक्षण से बाहर रखा जा रहा है, जो इसका फायदा उठाने के लिए योग्य हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, सालाना आमदनी ईडब्ल्यूएस कोटे का आधार बनाने से पैदा हुई स्थिति को समझने के लिए आयकर रिटर्न के आंकड़े भी थोड़े से देख लिए जाएं। आकलन देखिए, 2018-19 में देखिए आयकर के दायरे में, इनकम टैक्स के दायरे में 88% आयकर रिटर्न 9 लाख या इससे कम के थे, 9.5 लाख से कम के थे। 88% रिटर्न दायर किए गए थे। हालांकि कम ही लोग रिटर्न करते हैं, पर ये एक मोटा आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। भारतीय आबादी का एक छोटा हिस्सा ही इनकम टैक्स रिटर्न करता है, लेकिन आंकड़े चौंकाते हैं। 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों में से 88% लोगों की आय
9.5 लाख से कम थी। ठीक है, अब देखिए चूंकि सालाना 2018-19 में 5.87 करोड़ आयकर दाताओं में से देखिए 5.21 करोड़ की आय 9.5 लाख से कम थी, तो ये अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि 8 लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या, और अब ये सब ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने के लिए योग्य बन जाते हैं। ठीक है, दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में हाँ आगे देखिए, हाँ indiaspend.com के प्रकाशित एक साक्षात्कार में अर्थशास्त्री प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अलावा भी बहुत सारे परिवारों को शामिल करता है। चूंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की समाज में सबसे गरीब माना जाता है, इसलिए ये चिंता है कि 8 लाख रुपए सालाना आमदनी का मानदंड सबसे गरीब लोगों के अलावा ऐसे बहुत से लोगों को आरक्षण के लिए योग्य बना देता है जो कि आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं है। ठीक है, आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रोफेसर ने बताया कि ये आंकड़े एक अनुमान से मेल खाते हैं जिसके मुताबिक साल 2015 में देश के सभी परिवारों में 98% की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए या उससे कम थी। ठीक है, वे कहते हैं कि गरीब एक गंभीर समस्या है, इसका इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण गरीबी दूर करने का सही तरीका नहीं है। आगे देखिए, अर्थशास्त्री एक और हैं जॉय जिंद्र ड्रिंज, वो कहते हैं कि तथाकथित ईडब्ल्यूएस कोटा प्रभावी रूप से जनरल कैटेगरी के लिए ही एक कोटा है, क्योंकि बाकी लोगों को इससे बाहर रखा गया है और आमदनी की सीमा ऐसी है जो जनरल कैटेगरी में बहुत ही कम लोगों पर लागू नहीं होती है। आगे वो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देने का आधार ये है कि एक तरफ तो वे ऐतिहासिक अन्याय को बोझ उठाते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ लगातार भेदभाव होने की वजह से सकारात्मक कार्रवाई के बिना उन्हें इंसाफ मिलने की संभावना नहीं है। वे कहते हैं कि यह आधार जनरल कैटेगरी पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की ऊंची जाति के 18% लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण और 82% दूसरी जातियों के लोगों को इससे बाहर रखा गया। तो मोटा मोटा आंकड़ा हमारे सामने ये आया कि गरीबी रेखा से ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, गरीबी रेखा से नीचे वाली कुल जनसंख्या के मात्र 18% सवर्ण होंगे, अगर होंगे तो बाकी 82% एससी एसटी ओबीसी होंगे, जिन्हों हमने इस गरीबी रेखा से नीचे होने के बावजूद भी इस आर्थिक आधार पर आरक्षण से दूर रखा गया। ठीक है, आगे देख लीजिए। 2010 में देखिए सरकार ने एक सिन्हा कमीशन बनाया हुआ था और इसने रिपोर्ट पेश करी थी और सिन्हा कमीशन का भी इस फैसले में बार बार जिक्र किया गया है। सिन्हा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल सैंपल सर्वे के 2004-05 के आंकड़ों के आधार पर बताया था कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 31.7 करोड़। ठीक, इसी आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी। ठीक, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जनसंख्या 31.8 करोड़ उस समय 7 करोड़ के करीब बताई थी सिन्हा कमीशन में। अब ये कह रहे हैं कि भाई इसे ही हम आधार मान लेते हैं, तो करीब 82% लोग अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग से थे। ऊंची जातियों से इसमें से मात्र 18% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे होते होंगे। ठीक है, इन आंकड़ों में यह भी बताया गया कि हर 100 अनुसूचित जाति के लोगों में से 38 गरीबी रेखा के नीचे थे। गरीबी रेखा की जब दर्शकों हम बात करते हैं 2004-05 के इन आंकड़ों पे, तो 32 रुपए और 28 रुपए 30 रुपए के करीब शहर और गांव की गरीबी रेखा होती थी। दिन के कमाने वालों की बात हो रही। ठीक है, ये गरीबी रेखा मतलब इतना भी नहीं कमा पाते थे लोग, 32-30 रुपए दिन के। आगे देखिए, तो ये बता रहे हैं कि उस आंकड़ों के अनुसार 100 अनुसूचित जाति लोगों में से 38 गरीबी रेखा के नीचे थे। इसी तरह 100 अनुसूचित जनजाति में से 48 गरीबी रेखा के नीचे थे और पिछले वर्ग में से ओबीसी में से 33 लोग गरीबी रेखा के नीचे होते थे। उस आंकड़ों के अनुसार, सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी के 100 में से सिर्फ 18 लोग ही गरीबी रेखा के नीचे होते थे। यह सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट बता रही। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के समाज में सबसे गरीब माना जाता है। इन आंकड़ों से साफ है कि जनरल कैटेगरी के सबसे गरीब लोगों की संख्या अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के सबसे गरीब लोगों की संख्या के मुकाबले काफी कम है। अगर ये मान लिया जाए कि आज भी भारत में 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं, तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सबसे गरीब लोगों में से 82% लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये फायदा केवल 18% लोगों को ही मिलेगा।
तो इस पूरे डेटा के क्या बोलते हैं एक्सरसाइज समझने की एक्सरसाइज के पीछे का लब्बो लुबाब ये है कि आंकड़ों से हमें पता चला कि भाई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जितने 31.7 करोड़ लोगों में से जो 82% लोग हैं वो SC ST OBC वर्ग के हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि ये उस समय के हिसाब से गरीब हैं और 30-32 रुपए दिन का ही कमाते हैं। वहीं सवर्ण भी गरीब है, 18% सवर्ण जो होंगे गरीबी रेखा में वो क्या बोलते होंगे 31.7% में, उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। तो अब ये कानून बड़ा विचित्र है। गरीबी रेखा के नीचे SC ST OBC के लोग भी हैं जो 82% हैं, उन्हें बाहर कर दिया। ठीक, और उसी गरीबी रेखा के नीचे मान लो 18% सवर्ण होंगे, मान लो वाली बात है, होंगे या नहीं होंगे वो तो डेटा नहीं है, उन्हें आरक्षण देकर ऊपर उठाने की तैयारी कर ली। तो मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सवर्णों को सीधा फायदा देने का ये स्कीम हमारे सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या EWS आरक्षण समाज से सबसे गरीब लोगों के एक बहुत बड़े तबके को नजरअंदाज करके नहीं दिया जा रहा? ठीक है, क्या इस आरक्षण का फायदा सबसे ज्यादा गरीब और वंचित लोगों के बजाय साधन संपन्न लोग नहीं उठा लेंगे? ये प्रश्न इन्होंने उठाया। ठीक है, और एक और पत्रकार हैं मनोज मिट्टू, वो कहते हैं कि भाई देखिए मानव अधिकार सार्वजनिक मुद्दों से जानकार हैं, वो बताते हैं कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंदर ही ऐसे गरीब लोग हैं जो जीवन में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की तुलना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं या किसी अच्छे शहर में रहते हैं जिन्हें सुविधाएं तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, SC ST बहुत बड़ी श्रेणी है और कुल आबादी का 24% भी बता रहे हैं। श्रेणी के गरीब लोगों को SC ST वर्ग के ही साधन संपन्न लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। वे ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते हैं। जब EWS श्रेणी बनाई गई तो इन गरीब लोगों को उस तक पहुंच नहीं दी गई, क्योंकि ये विशेष रूप से ऊंची जातियों के गरीबों के लिए आरक्षित है। तो SC ST और OBC में जो ज्यादा पिछड़े हैं और जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है ऊंची जातियों की तुलना में बहुत अधिक है, उन्हें इस पूरी योजना से के जरिए देखिए छोड़ दिया गया। ठीक, तो कुल मिलाकर वो यही बात कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो तो SC ST OBC वर्ग के 82% जो जनसंख्या है उसमें से 31.7% करोड़ लोगों में से वो 82% लोग होंगे, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था, उन्हें बाहर कर दिया। अगर देश में 31.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं तो केवल 18% लोगों को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया। मतलब ये कि 100% लोगों का आर्थिक आधार का आरक्षण 18 सवर्णों को दिया जा रहा है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें, जो मैं सवर्ण लोग कहते हैं कि आरक्षण से उनकी सीटें जाती हैं, तो मैं उसी बात को उल्टा करके कहता हूं कि EWS आरक्षण में, आर्थिक आधार पर आरक्षण में जो SC ST OBC के 82% जनसंख्या उस समय थी 2011 के हिसाब से, और 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो उन 82% लोगों को छोड़कर या उन 82 सीटों को छोड़कर 100 में से 82 सीटें जो SC ST OBC की थी वो भी 18% सवर्णों को दे दी गई। मतलब SC ST OBC की 82 सीटें 18% सवर्णों को ही दी जा रही, और वो भी सवर्ण गरीबों को नहीं मिल रही, क्योंकि 8 लाख तक कमाने वाले तो आप समझते हैं ज्यादातर अमीरी अच्छी स्थिति में रह रहे गरीब ही फायदा उठाएंगे। जो वास्तविक सवर्ण गरीब है उन तो पहुंच भी नहीं पा पाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, पूरा मामला उल्टा कर दिया गया। SC ST OBC की 82% सीटें या 100 में से 82 सीटें भी 18% सवर्णों को दी जा रही हैं। ये है EWS कोटा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। मैं फिर से एक बार आपको इस बात को क्लियर करता हूं कि कैसे SC ST OBC वर्ग के अधिकार EWS आरक्षण से खाए हैं सवर्णों ने। ठीक, फिर से एक बार गुणा भाग बता देता हूं कि जो टोटल आंकड़ा बता रहे हैं 2004-5 के सिन्हा कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में इस केस में हुई, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ठीक है, फिर हमने देखा 2011 की जनगणना के आधार पर हमने आंकड़े निकाले तो 82% लोग SC ST OBC के इस देश में और 18% सवर्ण है। ठीक, तो 31.7 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में से जो 82% लोग हैं
उन्हें छोड़ दिया गया और मात्र 18% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया। इसका मायना यह बनता है कि टोटल 100 सीटें अगर हैं तो उन 100 में से 82 सीटें 2011 के आंकड़ों के अनुसार SC ST OBC की थी, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं आज भी और आर्थिक आधार पर आरक्षण के हकदार हैं। उनकी 82 सीटें खाली 18% सवर्णों को दे दी। समझते हैं? इसे कहते हैं हकमारी, इसे कहते हैं खुलेआम हकमारी। तो 18 सवर्णों को 82 SC ST की OBC की भी सीटें दे दो आर्थिक आधार पर आरक्षण। ये 18 लोग 82 सीटें भी खा रहे हैं, 18 अपनी तो ले ही रहे हैं, 82 सीटें SC ST OBC की भी खा गए। और इस खाने को ये EWS कोटा कहते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण कहते हैं। इस देश में इतनी बड़ी बेईमानी खुलेआम की गई एंड नो वन इवन नोटिस। किसी ने इस मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया कि SC ST OBC वर्ग की 82 सीटें 18 सवर्ण मिलके खा रहे हैं 100 में से, और बेचारे SC ST OBC वर्ग को पता ही नहीं कि तुम्हारा हक था। ये आर्थिक आधार पे आरक्षण, गरीबी के आधार पे आरक्षण में तुम्हारा भी उतना ही हक है। या इस देश के 31.7 करोड़ लोग जो 2000 सिन्हा कमीशन के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनका उतना ही हक था इस आरक्षण पे, जिसे EWS कोटे के तहत ब्राह्मणों को दे दिया गया, या ऐसे कह लीजिए ब्राह्मणवादी मानसिकता सवर्णों को दे दिया गया। 18% सवर्णों को 82% SC ST OBC की सीटें दे दी गई। लो भाई खा लो। तो आप सोचिए, मतलब जनसंख्या 18% है, सीटें उन्हें SC ST OBC की भी मिल रही हैं 82 सीटें। तो इससे क्या सुनिश्चित होगा? इससे सुनिश्चित होगा कि सवर्ण मजबूत ताकतवर बने रहें, शासन प्रशासन में सवर्णों की संख्या हमेशा ज्यादा रहे, SC ST OBC की संख्या कभी ज्यादा ना हो जाए। इसलिए ये पूरा आरक्षण जो है EWS कोटा आरक्षण है, ये पूरी ब्राह्मणवादी मानसिकता के साथ गुणा भाग लगाकर दिया गया और बड़ी बेईमानी से सरकार ने दिया, और बड़े ही बेईमानी से इसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, न्यायालय में बैठे हुए ब्राह्मणवादी 5 जजों ने एक छोटी सी बहसबाजी, दिखावटी बहसबाजी के नाम पे स्वीकार कर लिया। अब दर्शकों इसमें एक बात ध्यान दीजिए, मैंने ये जो पॉइंट बताया, ये जो मैंने BBC से निकाल के आंकड़े बताए, ये सब वहां पे छपे थे। इस पे बहस सुप्रीम कोर्ट में इन जजों वकीलों ने क्यों नहीं की? वहां सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्षी पार्टियों के DMK वगैरह के वकील थे, उन्होंने ये सब डेटा वहां पे रखा क्यों नहीं? ये रखना चाहिए था ना। जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मीडिया में तब से था, और इस डेटा को वहां पे रखना चाहिए था। इन्हें जजों के सामने कम से कम ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई हो ये रहा है कि SC ST OBC की 82 सीटें भी 18 सवर्ण मिलके खा रहे हैं 100 में से। उन्हें डेटा वहां पे रखना चाहिए था, पर नहीं, ना डेटा रखा गया। मैंने थोड़ी सी आपको बहस की लबोलुबाब थोड़ा बताया हुआ था, मोटी मोटी बात, खाना पूर्ति गाल बजाने की बातें कर रहे हैं, वो भी क्या बोलते हैं, नाम मात्र का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। डेटा पे, आंकड़ों पे, जानकारियों पे, विश्लेषण पे कोई बात वहां पे उन्होंने नहीं रखी, कोई गंभीर बात नहीं रखी। ये बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। इस तरह से घफलतबाजी तरीके से केस यहां पे लड़े जाते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों सेट होते हैं, बड़ी कमजोरी से ये सारे मामले यहां पर रखे जाते हैं। ठीक, और ये चलता रहता। तो क्या करोगे आप इस देश का? इस स्तर पे जब षड्यंत्र चलते हैं ब्राह्मणवादी, तो लोग कैसे पकड़े? और लोगों को समझ में भी कहाँ आएगा कहाँ आपकी हकमारी हो गई, ठीक, कहाँ आपके हिस्से की चीजें खा ली गई। ये है परेशानी। चलिए आगे देखते हैं और क्या मामला है। ठीक, हाँ चलिए, EWS कोटे को लागू करने में फिर चुनौतियां, इस पर भी चर्चा की गई है। आगे देखिए, भारत में आरक्षण कई सालों से चर्चा का एक बड़ा विषय रहा है। जनरल कैटेगरी में आने वाले बहुत से लोगों को आरक्षण पाने वाले लोगों के प्रति रोष भी समय समय पर रहता है। ठीक है, ये तो है।
इस रोष और विरोध का एक उदाहरण 1990 में देखने को मिला था। मंडल कमीशन के समय 27% आरक्षण देते समय देश भर में सवर्णों ने विरोध किए थे और राजीव गोस्वामी नाम के छात्र ने आत्महत्या भी करने की कोशिश की हुई थी। बहस का एक विषय यह भी है कि आजादी के 75 साल तक आरक्षण लागू होने के बाद भी क्या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति में कोई सुधार आया है। ठीक है, अक्सर यह तर्क भी दिया जाता है कि आरक्षण के फायदे अनुसूचित जाति जनजाति के अन्य पिछड़े वर्ग की वही लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते आ रहे हैं जो प्रभावशाली हैं, और यह भी कहा जाता है कि इन वर्गों में जो गरीब लोग हैं वो आज भी आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे। समय समय पर मीडिया रिपोर्ट भी इस बात का जिक्र होता रहता है। ओबीसी श्रेणी में आने वाली 5 से 6,000 जातियों में से 1% भी कम जातियों ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी सेवाओं में भर्ती में आरक्षण के लाभ 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए, ये सब बातें बताई जाती हैं। ठीक, तो आगे आगे क्या स्थिति, ये सब आरोप प्रत्यारोप ये सवर्ण लोग हमेशा लगाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण साल 2019 में लागू हो चुका है। ये सब बातें यहां पे लिखी हुई हैं। आगे देखिए, हाँ, योगेंद्र यादव इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। ठीक, तो योगेंद्र यादव इस संदर्भ में ये कहते दिखाई देते हैं कि चलिए, योगेंद्र यादव ने यहां पे कुछ बात लिखी हुई है। हाँ, योगेंद्र यादव कहते हैं कि यह सिर्फ संभावना नहीं है, यही तो सारा खेल है। जब भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराने की बात आती है तो उसका नैतिक और कानूनी औचित्य गरीबी के नाम पर दिया जाता है। कहा जाता है कि सवर्णों में भी तो गरीब हैं, लेकिन इस फैसले की कड़वी हकीकत यह है कि गरीबी के नाम पर अगली जातियों के मध्य वर्ग के परिवारों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। दरअसल यही इसका मकसद भी था। ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखिए। योगेंद्र यादव के मुताबिक पिछले काफी समय से ऊंची जातियों के मिडिल क्लास वर्ग के आरक्षण को बेहद परेशान थे। बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त लोग खुद को पीड़ित समझने लगे थे। ठीक है, वे कहते हैं भारत में इस वक्त ऊंची जातियों के मिडिल क्लास शिक्षित वर्ग की ये मानसिकता बन गई है जिसमें उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हिंदू ऊंची जाति के लोग भारत की आबादी का करीब 20% हैं और किसी भी आरक्षण या देखिए साक्ष्य से देखें तो देश की महत्वपूर्ण पदों पर 65 से 80% पर आसीन हैं, फिर भी भेदभाव महसूस करते हैं। तो योगेंद्र यादव ये स्टेटमेंट देते दिखाई दे रहे हैं कि भाई असलियत में ये जो मिडिल क्लास सवर्ण हिंदू है वो इस देश में 80% तक सरकारी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करके बैठा है, फिर भी उसे ये लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। मतलब उसकी मानसिकता पूरे 100% कब्जा कर लेने की, किसी को जगह देने की नहीं। ठीक, और उसने ये झूठा पूरा एक रोष बना के रखा है कि देखिए आरक्षण से उनके हक अधिकार जा रहे हैं, और ये पूरी भावना आगे बढ़ती चली जाती है और फिर सवर्ण आरक्षण मिलता है। आगे वो कहते हैं कि बहुत सालों तक न्यायपालिका ने इस मानसिकता का विरोध किया और अलग अलग फैसलों में कहा कि इस देश में जमीनी हकीकत कुछ अलग है और हमें यह मानना ही होगा कि समाज में भेदभाव मौजूद है, हमें उसके लिए प्रावधान करने होंगे। तो इस बात की एक तरह की नैतिक स्वीकृति थी कि हम एक असमान समाज में रहते हैं, इसलिए कभी कभी हमें कुछ प्रावधान बनाने की जरूरत है। लेकिन पिछले 10-20 सालों में जो देश में एक माहौल बना है वो ये है कि इतना भी देने की क्या जरूरत है। ठीक है, यादव कहते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा है और सामाजिक न्याय की जो एक समझ है उसके साथ एक भद्दा मजाक है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस भद्दे मजाक पर अपनी मोहर लगा दी। ठीक, आगे देखिए, और जो जेंद्रा कहते हैं कि इस बात की काफी संभावना है कि जनरल कैटेगरी के साधन संपन्न सदस्य ईडब्ल्यूएस कोटे के मुख्य लाभार्थी होंगे। सामाजिक न्याय की तो बात ही छोड़िए, गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कोटे की अहमियत बहुत कम होगी। ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे का असली मकसद आरक्षण तो खत्म करने के लिए आधार तैयार करना है। ठीक, ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कौन आते हैं ये सब बातें यहाँ पे बताई हुई। ठीक, चलिए 8 लाख तक का आंकड़ा है और भी जमीन जायदाद के भी कुछ आंकड़े यहाँ पे बताए गए। चलिए, तो ये पूरा मामला हमारे सामने निकल कर आता है। कुछ पैरामीटर पर मैंने बात यहाँ पर आपके सामने रखी। अब हमारे सामने कुछ और प्रश्न भी हैं जिनके बारे में हमें कुछ चिंता करनी होगी और जो न्यायपालिका में जवाब के तहत
कभी सामने आए नहीं, जिनके जवाब दिए जाने की ज़रूरत थी। और उन प्रश्नों में से सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो अगर आप देखें तो इसकी संवैधानिकता को लेकर, ठीक है, क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ये संवैधानिक रूप से सही है। ठीक, तो इसको लेके थोड़ा सा समझिए कि आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि भारत का संविधान आर्थिक आधार पे गरीबी मिटाने के औजार के रूप में आरक्षण को नहीं देखता। आरक्षण कोई गरीबी मिटाने का औजार नहीं है। इसके विपरीत आरक्षण सामाजिक सशक्तिकरण का औजार है। इट इज अ टूल फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट, एम्पावरमेंट। ठीक, समाज के कमजोर वर्ग जिन्हें सदियों से समाज की कुप्रथाओं के कारण प्रगति से दूर रखा गया, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें ऊपर लाने के लिए विशेष प्रावधानों को ही हम आरक्षण यहां पे कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आरक्षण भारत में जो सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद है, वो जातिगत व्यवस्था में जो कमजोर थे, जिनकी प्रगति रोक दी गई जातिवादी व्यवस्था से, उन्हें दिया गया, एससी एसटी ओबीसी वर्गों को दिया गया। और संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं करता। तो ये जो 103वां संविधान संशोधन है, ये वास्तव में संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस चीज को समझने में शायद असफल रहा या समझना नहीं चाहते थे। ठीक है, संविधान की भावना आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या सवर्ण किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार हैं, आर्थिक ही नहीं, किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी क्या बोलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या अगर हम आरक्षण की पृष्ठभूमि को देखें, बैकग्राउंड को देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो आरक्षण के आधार हैं वो कुछ और मामलों पर ही निर्मित किए गए। ठीक, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि भाई एक सवर्ण व्यक्ति अपने जीवन में ऊंची जात के होने के सभी लाभों को भोगता है। ऊंची जात के होने के लाभ क्या? ऊंची जात के होने का सबसे बड़ा लाभ सामाजिक अधिकारिता, सोशल अथॉरिटी है। हमेशा कहता हूं कि समाज में सवर्ण लोग होते हैं, वो मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं और वो एक सोशल अथॉरिटी से तय कर लेते हैं कि ये होना है, वो होना है, ऐसा नहीं होना। जो निम्न जाति का व्यक्ति होगा वो कभी भी अथॉरिटी रखता ही नहीं। अच्छे से ध्यान रखिए, एक ब्राह्मण ये सोशल अथॉरिटी रखता है कि वो बिल्कुल बिगर पूछे आपके घर में अंदर घुस आएगा, सोफे पे आके बैठ जाएगा। सोशल अथॉरिटी, गंदा होगा, फटे कपड़े होंगे, हो सकता है गरीब भी हो, उस पर सोशल अथॉरिटी। सवर्णों पे सोशल अथॉरिटी। इस सामाजिक अधिकारिताओं को सवर्ण जीवन भर भोगते हैं, वो निर्णय लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी पर ये कभी अथॉरिटी आती ही नहीं, क्योंकि समाज में उन पे कभी है ही नहीं। ठीक, तो एक सवर्ण होने के सभी लाभों को जीवन भर भोगता है। वो समाज में सवर्ण होने के नाते मुंह ऊंचा करके चलता है। उसे कोई निम्न जाति का कहकर गाली नहीं बकता, उसके बच्चों को अपमान नहीं भोगना पड़ता, जाति सूचक शब्द नहीं सुनने पड़ते। वो हमेशा सर ऊपर करके चलता है। सवर्ण होने का, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने का गौरव लेके चलता है। निम्न जाति का व्यक्ति कितना भी अमीर हो जाए, वो जीवन भर अपनी जाति के अपमान को लेकर चलता है। उसे भोगना पड़ता है, कितना भी पैसा कमा ले, योग्यतावान हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जाति का अपमान उसके साथ कभी भी जाता नहीं। इसे थोड़ा समझिए। इसे मैं विशेष अधिकार मानता हूं। सवर्ण होने के नाते जो समाज से विशेष अधिकार मिले हैं उसके रूप में इसे मैं देखता हूं। ठीक है, तो सवर्ण होने के नाते कई विशेष अधिकार एक व्यक्ति को मिलते हैं। वो कहीं नौकरी मांगने जाता है, उसे आसानी से नौकरी मिल जाती है, कोई उसके साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करता, पूरा प्राइवेट सेक्टर उसके लिए खुला होता है, उसके अंदर थोड़ी सी भी योग्यता हो तो उसे कोई भी नौकरी पर रख लेता है। सवर्णों को ये सुविधाएं मिली हुई। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। लेकिन निम्न जाति के व्यक्तियों को, विशेषकर अछूतों को, इसमें से एक भी सुविधा नहीं मिली। समाज उनके साथ छुआछूत का भेदभाव करता है। उन्हें सरकारी नौकरियों के अलावा परंपरागत अपने व्यवसायों को ही करना होता है। जो जाति के व्यवसाय हैं उसके अलावा कुछ करते हैं तो उनके व्यवसायों को कोई समाज हाथों हाथ नहीं लेता,
कोई उनके यहाँ से सामान नहीं खरीदता और उन्हें प्रगति करने के कोई अवसर समाज में उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम बात करते हैं, गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये आरक्षण के हकदार भी समाज के कमजोर वर्ग ही हैं, सवर्ण नहीं है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, सवर्ण भी आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का हकदार सवर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि सवर्ण ने अपने जीवन में कभी भेदभाव नहीं सहा। सवर्ण के गरीब होने का कारण उसकी अयोग्यता, अक्षमता है। समाज ने उस पर बंधन नहीं लगाए। किसी सवर्ण को समाज ने आगे बढ़ने से, व्यवसाय करने से, पढ़ाई लिखाई करने से, पैसा कमाने से नहीं रोका। वो फिर भी अगर गरीब है तो अपनी अयोग्यता, अक्षमता, निठल्लेपन से गरीब है। इसलिए वो किसी भी प्रकार के आरक्षण का हकदार नहीं है। आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का हकदार सवर्ण नहीं है। इसके विपरीत निम्न वर्ण के लोग, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग, जिन पर समाज ने आगे बढ़ने से बंधन लगाए, जिन्हें शिक्षा से महरूम रखा, जिन्हें नीच और निम्न अछूत बनाया, जिन्हें प्रगति के अवसर नहीं दिए और आज भी नहीं देता, उनके साथ भेदभाव करता है, उनके पास आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है आरक्षण के अलावा। ठीक, अच्छे समझिए। निम्न जाति के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनका भेदभाव होता रहा, उनका शोषण होता रहा, उन्हें शिक्षा से महरूम रखा, उन्हें समाज में अवसर नहीं दिए गए और उन्हें प्रगति के रास्ते नहीं दिए गए, बंधन लगाए गए, जातिगत बंधन। वो अपने कर्मों से गरीब नहीं है, वो इस जातिवाद की वजह से गरीब हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण के हकदार भी इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों से गरीब नहीं है, वो जातिवाद की वजह से गरीब हैं। अगर जातिवाद ना होता, शिक्षा दी जाती, समानता बढ़ती जाती, अछूत नहीं होते, बराबरी के मौके मिलते, तो वो अमीर होते, उनके अंदर योग्यताएं, क्षमताएं हैं। समाज ने बंधन लगाकर उन्हें गरीब बना के रखा हुआ है, उनके संसाधन खा लिए। ठीक, सवर्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ। सवर्ण के ना संसाधन खाए गए, ना उसे आगे बढ़ने से रोका गया, ना उसकी प्रगति रोकी गई, ना शिक्षा से उसे महरूम रखा गया, ना किसी ने छुआछूत की, ना उसकी दुकान से कोई सामान खरीदने से मना करता है और उसे नौकरियों के 100 अवसर है। सब कुछ होकर भी वो गरीब है, तो मैं कहूंगा उसका निठल्लापन और अयोग्यता है। सवर्ण सारे विशेष अधिकार भोग कर भी अगर गरीब है तो अपने कर्मों से गरीब है। उसके लिए आर्थिक लाभ की योजनाएं, मतलब गरीबी हटाओ की योजनाएं तो हो सकती, लेकिन वो आरक्षण का हकदार नहीं, क्योंकि कर्मों से गरीब। और शूद्र आर्थिक आधार पर आरक्षण का भी हकदार है। एससी, एसटी, ओबीसी आर्थिक आधार पर आरक्षण के हकदार हैं, क्योंकि वो गरीब अपने कर्मों से नहीं है, समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव की वजह से। इसे थोड़ा समझिएगा। ठीक, यहां पे पैरामीटर सामाजिक भेदभाव है। हम किसी भी प्रकार के आरक्षण का पैरामीटर भेदभाव को ही रखेंगे। जिसके साथ भेदभाव हुआ, प्रगति नहीं कर पाया, गरीब रह गया, वो आरक्षण का हकदार है। और जिसके साथ भेदभाव नहीं हुआ, वो फिर भी गरीब रह गया, तो अपने कर्मों से गरीब रह गया, उसके लिए गरीबी हटाओ योजना में कुछ पैसे वैसे सुविधाएं तो मिल सकती हैं, लेकिन वो आरक्षण का हकदार नहीं। क्योंकि उसका सोशल एम्पावरमेंट पहले से ही। सवर्ण सामाजिक रूप से सशक्त हैं, भले ही गरीब हो तो भी सामाजिक सशक्त होते हैं। किसी छोटे मंदिर का ब्राह्मण गरीब हो सकता है, छुटभैया मंदिर का, ठीक, फटे कपड़े पहने हो सकता है, दान में 10-10 रुपए, 5-5 रुपए मांगता हुआ हो सकता है, लेकिन वो सामाजिक रूप से सशक्त होता है, उसकी कोई बेइज्जती नहीं करता। वो गरीब होकर भी उसे सम्मान देते हैं, घर में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, बराबरी से बिठाते हैं, उसकी बात का तब भी वजन होता है। वो सामाजिक अधिकारिता रखता है, वो अपनी मर्जी से अपने परिवार और खुद के लिए निर्णय ले सकता है। और निम्न जाति के वर्ग, शूद्रों को ये सारे अधिकार नहीं उपलब्ध होते। अच्छे से ध्यान रखिए। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पैरामीटर तो भेदभाव ही रहेगा, चाहे आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, सामाजिक आधार पर आरक्षण दो, राजनीतिक आधार पर आरक्षण दो, शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दो, किसी भी आधार पर आरक्षण दो, पैरामीटर हमेशा भेदभाव ही रहेगा। ठीक, और एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य किसी आधारों पर पिछड़े हैं, क्योंकि उनके साथ
भेदभाव होता रहा, इसलिए वो आरक्षण के हकदार। सवर्णों के साथ इस तरह के कोई भेदभाव नहीं हुए, इसलिए वो किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार नहीं है। विशेषकर आर्थिक आधार पर आरक्षण के तो बिल्कुल भी हकदार नहीं है। सब तो मिल रहा है, शिक्षा, सुविधा, पढ़ाई लिखाई, योग्यता, अवसर सब है। फिर भी अगर पढ़ाई नहीं करते, नौकरी नहीं करते, काम धंधे नहीं करते, मक्कार बैठे रहते हो, गरीब बन जाते हो, तो यार भैया तुम्हारी गलती है ना, समाज ने थोड़ी रोका हुआ है। किस बात का आरक्षण चाहिए तुम? चलो मदद कर देगी सरकार, किसी योजना में मदद कर देगी, मनरेगा में 100 रुपए दिन की मदद मिल जाएगी, चलो वो समझ में आया, ठीक, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। एक बात समझिए बात को, आरक्षण का आधार भेदभाव है। जिसकी प्रगति भेदभाव के कारण खत्म की गई, वो आरक्षण का हकदार होना चाहिए और होता है। संविधान की भावना यही है, ठीक। तो सवर्ण किसी भी तरह से किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर वो गरीब भी रह गए तो अपने कर्मों से गरीब रह गए, समाज ने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक। और आर्थिक आधार के आरक्षण भी इस देश के SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि समाज उनके साथ भेदभाव करता है, ना कि योग्यता क्षमता से। उनके अंदर योग्यता क्षमताएं तो बहुत हैं, समाज भेदभाव करता है, ठीक। तो इसे थोड़ा समझिएगा, ये बड़ा की पॉइंट है। EWS आरक्षण सवर्णों को क्यों ना मिले, और ये भी केवल SC ST OBC को ही मिले, इसका की पॉइंट है भेदभाव। हम इसे भी भेदभाव पर ही तोलेंगे, ठीक। और ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट में इन 2 कौड़ी के वकीलों को रखनी चाहिए थी, और ये अपनी दलाली में इतने मगन हैं कि इनकी बुद्धियां काम करना बंद करती। समस्या होती है जब हराम की मिलने लगती है ना, फ्री की दलाली मिलने लगती है, अपने समाज के अधिकारों को बेचने के बदले में कुछ पद, प्रतिष्ठा, पैसा मिलने लगता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो मैं सोच सकता हूं वो इस समाज का हर शूद्र वर्ग का हर व्यक्ति सोच सकता है, क्योंकि अपने हक अधिकारों की बात है। ये वो वकील भी सोच सकते थे जो SC ST वर्ग के प्रतिनिधि बनकर इस केस को लड़ रहे थे। लेकिन परेशानी यह है कि हराम की खा खा के दिमाग चलना ही बंद हो गया, ये परेशानी है। शूद्रों के साथ ऐतिहासिक अन्याय में एक अन्याय ये भी है कि हमने जिसे भी अपना वकील बनाकर मुकदमा लड़ने भेजा वो बेईमान हो गया। हमने जिसे अपने नेता बनाए वो ब्राह्मणवादी पार्टियों में घुस के बैठ गए। हमने जिसे भी अपना क्या बोलते हैं संदेश वाहक बनाया वो सामने वाली पार्टी के साथ दलाली करके बैठ गया। गद्दारियों की दास्तां बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हमारे पक्ष कभी व्यवस्था के सामने सही से रखे नहीं गए। UN से लेके तमाम सारे वैश्विक मंचों पर हमारे पक्ष सही से रखे नहीं जाते, क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों के नाम पर ऐसे ही दलाल किस्म के लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं जो हमारे पक्षों को सही से रखते नहीं, ठीक है। तो ये पूरा मामला है आर्थिक आधार पर आरक्षण का, और इसका कोर यही है कि सवर्ण किसी भी तरह से किसी भी किस्म के आरक्षण के हकदार नहीं है। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक गलती की है, ये मैं नहीं कह रहा, योगेंद्र यादव जैसे लोग कह रहे, इट इज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक, ऐतिहासिक गलती। और मैं कहता हूं जानबूझकर की गई एक बेईमानी है। SC ST OBC वर्ग के 82 सीटों को भी 18% सवर्णों के पेटों में डाला जा रहा है और उन्हें मजबूत किया जा रहा है। शासन प्रशासन में सवर्णों की मजबूती बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है, ठीक। तो ये है पूरा आपका आर्थिक आधार पर आरक्षण का विश्लेषण। और इसके बाद कुछ और मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम क्या बोलते हैं जो भारत में भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, उससे आगे चलकर आपके सामने रखेंगे, ठीक। और उससे आप समझने की कोशिश करिए, और वास्तव में जो गरीब हैं जिन तक ये लाभ पहुंचने चाहिए थे उन तक ये बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 82% जनसंख्या आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण से महरूम है, ठीक। और 18% सवर्णों को ये सुविधाएं मिल गई और उन्हें भी 82 लोगों की सीटें दे दी गई। ये पूरा क्रक्स है, ठीक। तो ये इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए, अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी पैथेटिक, बहुत ही खराब, ठीक। तो चलिए ये आज का प्रेजेंटेशन था, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस मामले को थोड़ा ज़्यादा गहराई से लोग समझें, किस तरह से इस व्यवस्था